हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम शिरोमणि यादव। मैं लेक्चर लेकर आया हूं धारा 20 एविडेंस एक्ट की, और ये दूसरी और लास्ट लेक्चर होगी धारा 20 की। एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 20 की लास्ट लेक्चर होगी ये, और इसी में हम पूरी सेक्शन को समेटने का प्रयास करेंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मैं अपने चैनल पर कानून से संबंधित और जो मुझे लगता है कि समय के हिसाब से ज़रूरी वीडियो हैं, ऐसे वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो आपको निश्चित ही उस कानून के बारे में जानना चाहिए, जिस देश में आप रह रहे हैं वहाँ के कानून के बारे में जानना चाहिए। तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। हम बात कर रहे हैं धारा 20 के बारे में, और धारा 20 यह कहती है कि वाद का कोई पक्षकार किसी तीसरे व्यक्ति को अभिव्यक्ति के रूप में निर्देशित करता है कि वह जो है उसके बारे में या उसके किसी वस्तु के बारे में या किसी कार्य के बारे में किसी को बता सके, तो ऐसे व्यक्ति के बात को न्यायालय एक्सेप्ट करता है। अगर किताबी भाषा में हम समझे तो वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों की स्वीकृति को न्यायालय एक्सेप्ट करती है धारा 20 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी को निर्दिष्ट किया है कि मेरी बात को ये व्यक्ति कहेंगे, उसी बात को मानने के लिए वाद होगा। उदाहरण देकर मैंने पहले लेक्चर में समझा दिया है, तो आगे हम बात करेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी के पास भेजता है तो उस व्यक्ति द्वारा कही गई बात इस प्रकार से होगी कि वो भेजे गए व्यक्ति द्वारा कही गई बात मानी जाएगी। मैंने घोड़े का उदाहरण दिया, का घोड़ा था पिछले लेक्चर में। तो कोई व्यक्ति का है जो ये कहता है कि का घोड़ा बेच रहा है खा को, और खा ने कहा कि जो है क्या ये घोड़ा सही है, तो का ने कहा कि आप जाइए जो है गा से पूछ लीजिए, और गा इस घोड़े के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखता है। तो गा के द्वारा जो बात कही जाएगी वो न्यायालय ये समझेगी कि वो बात का के द्वारा कही जा रही है। व्यक्ति जिसे नियुक्त करता है अभिव्यक्त करने के लिए अपनी बातों को, तो न्यायालय ये समझती है कि वो उसी व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है। यदि दोनों पक्षकार उस विषय पर किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट करते हैं या करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति का कथन दोनों पक्षकारों के लिए अबाध्यकर हो जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोई व्यक्ति है जो सलाहकार है, या कोई व्यक्ति है मीडिएटर है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई दो पक्ष है और दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं कि जो बात ये व्यक्ति कह देंगे हम उसे मान लेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की बातों को मानने के लिए अगर दोनों पक्षकार ये कह रहे हैं कि जो अमुक व्यक्ति कह देगा उसे हम मान लेंगे। मान लीजिए का है और खा है, जो का घोड़े को बेच रहा है और खा घोड़े को खरीद रहा है। अगर दोनों ये बात कह देते हैं कि गा अगर कह देता है तो मैं ये घोड़ा खरीद लूँगा, और का ये कहता है कि अगर गा कह देगा तो मैं ये घोड़ा बेच दूँगा, जितने में कह देगा मैं बेच दूंगा। तो अगर गा जो भी कहता है वो बातें दोनों पक्षकार के लिए बाध्यकारी हो जाती हैं। जब दोनों पक्षकार किसी विषय पर एक व्यक्ति को निर्दिष्ट कर देते हैं कि इसके द्वारा जो भी कहा जाएगा हम सहमत हैं उससे, तो उस व्यक्ति द्वारा कई बातों के लिए अबाध्यकारी हो जाती हैं वो बातें, और उसे उन्हें माननी पड़ती हैं, और न्यायालय ऐसी बातों को एक्सेप्ट करता है। हम बात करें दांडिक मामलों में। दांडिक मामलों में जहां दंड प्रक्रिया संहिता की बात होती है, CRPC की बात होती है, वहां की अगर हम बात करें तो दंडिक मामलों में निर्देशित द्वारा जो स्वीकृति प्रदान की जाती है सेम सिविल मामलों की तरह होती है। सिविल मामलों में जैसे निर्देशकी की बात को वो मानते हैं, उसी तरह से ही क्रिमिनल मामलों में भी इसको माना जाता है, और इस प्रकार के साक्ष्यों को न्यायालय एक्सेप्ट करती है। एक बात जो विशेष ध्यान देने वाली बात है कि कोई व्यक्ति, जैसा कि का बताया मैंने कि का और खा के द्वारा तालमेल बैठाकर गा को बनाया जा रहा है निर्देशकी। तो एक बात यह है कि जो निर्देशकी व्यक्ति है वो मामला दांडिक हो या सिविल प्रक्रिया के बाद हो, निर्देशकी का कथन तभी न्यायालय मान्य करती है जब वो विषय वस्तु के बाबत किया गया हो। जो विवादित वस्तु है, जो विवादित कथन है,
या जो पूरी तरह से जिनको लेकर विवाद है उस कथन के ऊपर यदि उसका कोई विचार दिया जाता है तो ऐसे विचार को ही न्यायालय एक्सेप्ट करती है। और एक बात और होनी चाहिए, और कथन जो उसके द्वारा किया गया वो स्पष्ट हो और सुदृढ़ हो, वो अपनी बात पर टिका रहे, इस प्रकार के कथन को ही न्यायालय एक्सेप्ट करती है। मतलब तीसरे व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया गया है अपनी बात कहने के लिए या जिसकी बात मानने के लिए पक्षकार तैयार हैं, ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट बात करनी चाहिए और विवाद से संबंधित कथन के बारे में ही बात करनी चाहिए। इन्हीं बातों को न्यायालय एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति कोई भी बात आकर न्यायालय पर बताए तो न्यायालय उसे एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धारा 20 या अपेक्षा करती है कि 3 पक्षकार होने चाहिए, जैसा कि मैंने बताया पिछले लेक्चर में, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। 3 पक्षकार होने चाहिए, तीनों पक्षकारों के बारे में डिटेल से मैंने बताया। और वादी की तरफ से शपथ पत्र जो साक्ष्य के रूप में धारा 20 के अंतर्गत दिया जाएगा वो ग्राह्य होगा, न्यायालय उसको एक्सेप्ट करेगी। अब यहीं पर जो है धारा 20 समाप्त होती है। अगर धारा 20 में आपको कोई भी बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो आप उसको समझ सकते हैं और आप उसके लिए जो है कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो मैं उस बात का जवाब दूंगा। और अगर आपकी समस्या बड़ी रही तो मैं उसके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगा। तो जो भी बातें आपको धारा 20 से संबंधित ना समझ में आई हो या भारतीय कानून से संबंधित, भारत के किसी कानून से संबंधित कोई बात अगर आपके नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कमेंट बॉक्स में उसके जवाब ज़रूर दूंगा। अब हम आगे बात करेंगे धारा 21 के बारे में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।